अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर सेकंड डाटा टाइप्स, असाइनमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स, उसके ऊपर बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक लैंग्वेज पे। उसके बाद हमने डील करना है रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन बेसिक लैंग्वेज के। बेसिक लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के कौन कौन से रूल्स हैं। उसके बाद हमने कैरेक्टर सेट को डील करना है, फिर कीवर्ड्स को डील करना है, फिर वेरिएबल्स को, और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक लैंग्वेज। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट पे। सबसे पहले हमने बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम पे। द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम इज़ वेरी सिंपल, के जो बेसिक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, सादा होता है। द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर सिमिलर टू इंग्लिश, कि जो स्टेटमेंट होती है बेसिक लैंग्वेज की वो वर्ड्स पर मुश्तमिल होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस से या इंग्लिश के वर्ड्स पे। ईच स्टेटमेंट इन बेसिक स्टार्ट विद स्पेसिफिक लाइन नंबर, के हर जो स्टेटमेंट होती है बेसिक लैंग्वेज की वो एक ख़ास लाइन नंबर से स्टार्ट होती है। यानी कि अगर हमारे पास पहली स्टेटमेंट का लाइन नंबर 10 है तो अगली का 20 होगा, उससे अगली का 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70 और ऑनवर्ड जितने हम लाइन्स लिखते जाएंगे, स्टेटमेंट्स लिखते जाएंगे, हर स्टेटमेंट का एक अलग लाइन नंबर होगा। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लाइन नंबर। अब ये जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स होती हैं ये लाइन नंबर जो होती हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट करती हैं। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद छोटे डिजिट से बड़े डिजिट की तरफ जाना, यानी कि हम जो सबसे छोटा डिजिट अगर हम 10 लेते हैं तो 10 से स्टार्ट होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ऑनवर्ड जिस तरह से लाइन नंबर हमारे पास आते जाएंगे और इनको हम एग्जीक्यूट करते जाएंगे। अगर यहाँ पे बात ये भी आती है कि अगर हम गलती से पहले अगर यानी कि हमने लाइन नंबर 10 लिखी है, फिर लाइन नंबर 20, फिर 30, फिर 40, उसके बाद डायरेक्ट हमने लिख दिया है 60, फिर 70, फिर हमें याद आया कि हमने 40 और 50 तो लिखा नहीं, फिर हम 40 और 50 को लिखते हैं। तो वो जो जब एग्जीक्यूशन होगी वो पहले 10 स्टेटमेंट की करेगा, फिर 20 की करेगा, फिर 30 की, फिर डायरेक्ट 40 की करेगा, 60 की नहीं करेगा, फिर 40 की, फिर 50 की, उसके बाद ये 60 की बारी आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन बेसिक, के बेसिक लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के रूल्स क्या क्या हैं। द रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन बेसिक आर एज फॉलो, के बेसिक लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के जो कवानीन हैं वो दर्ज झेल दिए गए हैं। नंबर 1, ईच स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम मस्ट स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक नंबर, लाइन नंबर, कि जो हर स्टेटमेंट होती है प्रोग्राम की उसको लाजमी किसी ना किसी लाइन नंबर से या ख़ास लाइन नंबर से ज़ाहिर किया जाना चाहिए। यानी कि उसके पहले स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले उसका लाइन नंबर लाजमी लिखा होना चाहिए। जिस तरह कि हमने जब प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े थे तो उनके अंदर जब हमने बात की थी डायरेक्ट मोड की और इनडायरेक्ट मोड की, तो उनके अंदर हमने बात की थी जब प्रोग्राम लिखेंगे तो डायरेक्ट मोड के अंदर हमने कोई भी लाइन नंबर नहीं लिखा, जबकि इनडायरेक्ट मोड के अंदर हमने लाइन नंबर्स को डील किया था। पॉइंट नंबर 2 है द लाइन नंबर ऑफ ईच स्टेटमेंट मस्ट बी डिफरेंट, कि हर जो स्टेटमेंट का लाइन नंबर होगा वो मुख्तलिफ होगा। यानी कि अगर पहले का 10 है तो उससे अगली का 20, उससे अगली का 30, उससे अगली का 40, उससे अगली का 50, उससे अगली का 60। तो ये तमाम के तमाम जो लाइन नंबर्स के जो स्टेटमेंट के लाइन नंबर्स हैं वो डिफरेंट है। पॉइंट नंबर 3 है A line may contain 2 or more statement but they are must be separated by colon, कि जो एक लाइन होती है वो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट पर मुश्तमिल हो सकती है, तो उन स्टेटमेंट को हम कॉलन सिंबल के साथ अलहदा करते हैं। जिस तरह कि हम आम रूटीन के अंदर जब इंग्लिश लिखते हैं तो एक ही लाइन में अगर बहुत ज़्यादा वर्ड्स आ जाएँ, जिस तरह हम 2-4 नाम अली, हसन, हुसैन एंड जैन, अगर इसको लिखना है तो अली, हसन और हुसैन के दरमियान में हम कोमा डालते हैं ताकि पता चल सके कि ये अलग-अलग वर्ड्स हैं। इस तरह यहाँ पे अगर एक ही लाइन में अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो उन स्टेटमेंट्स को अलग करने के लिए हम यहाँ पे कॉलन सिंबल को इस्तेमाल करते हैं।
स्टेटमेंट नंबर 4 है बेसिक प्रोग्राम शुड बी रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर के जो बेसिक प्रोग्राम होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए। द कंप्यूटर एग्जीक्यूट द लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर इवन इफ़ दे आर नॉट रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर कि जो कंप्यूटर होता है वो तमाम की तमाम लाइंस को असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है, यहाँ तक कि अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में ना भी लिखी हो। जो बात मैंने पहले आपको बताई कि अगर हम लिखते हैं पहले लाइन नंबर 20 उसकी स्टेटमेंट लिखी, सॉरी 10 की लिखी, फिर 20 की लिखी, फिर 30 की लिखी, उसके बाद हमने 60, फिर 70, फिर याद आया कि 40 और 50 की स्टेटमेंट तो लिखी नहीं, फिर हम 40 और 50 की लिखते हैं। तो उससे हमारे पास क्या होगा कि जो कंप्यूटर होगा वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही डाटा को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, वो जिस तरह लिखी हुई है वैसे उनको एग्जीक्यूट बिल्कुल भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास करैक्टर सेट ऑफ बेसिक कि बेसिक लैंग्वेज के करैक्टर सेट क्या होता है। A set of all characters used to write programs in programming languages is called character set of that language कि वो तमाम के तमाम characters का मजमूआ जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए, उन characters को हम नाम देते हैं character set उस लैंग्वेज के। द करेक्टर सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज इज़ एज फॉलो कि जो बेसिक लैंग्वेज के करेक्टर सेट हैं वो दर्ज झेल है। आल अपर केस अल्फ़ाबेट A to Z यानी कि तमाम के तमाम जो कैपिटल लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स होते हैं A से लेकर Z तक, जिसको हम उर्दू के अंदर बड़ी ABC कहते हैं, वो ऑल लोअर केस अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z के तमाम जो छोटी ABC के अल्फ़ाबेट्स होते हैं A से लेकर Z तक, ये भी शामिल है। आर डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 तमाम के तमाम डिजिट्स जो 0 से लेकर 9 तक हैं, ये तमाम के तमाम इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ हमें दिखाए गए हैं सिंबल्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं बेसिक लैंग्वेज के अंदर करैक्टर्स हैं। तो डिफरेंट स्पेशल सिंबल्स आर एज फॉलो के ये मुख्तलिफ स्पेशल सिंबल्स हैं। अब यहाँ पे करैक्टर्स बताएंगे, साथ में उनकी बारे में डिस्क्रिप्शन भी बताएगी। तो सबसे पहले है ब्लैंक, इसको हम इस्तेमाल करते हैं ब्लैंक स्पेस के लिए। फिर है प्लस का सिंबल, इसको हम दो वैल्यूज़ को प्लस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर एस्टेरिक सिंबल है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर ये पावर वाला बटन है जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं और इसको हम पावर लेते हैं। फिर राइट पैरेंथेसिस यानी कि जिससे हम जो छोटी ब्रैकेट क्लोज करते हैं वो वाली है। फिर हैश साइन है, फिर एक्सक्लेमेशन साइन है, फिर राइट ब्रैकेट है, फिर कोटेशन मार्क्स हैं, उसके बाद फिर हमारे पास सिंगल कोटेशन है, फिर कॉलन आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, ग्रेटर देन का साइन, ऐड द रेट सिंबल या ऐड द सिंबल जिसको हम कहते हैं वो आ गया। फिर इक्वल्स टू आ गया, माइनस, डिवीजन, लेफ्ट पैरेंथेसिस, परसेंटेज, डॉलर साइन, लेफ्ट ब्रैकेट, कॉमा, डॉट, सेमीकॉलन, ठीक हो गया। फिर इसको हम एंड सिंबल भी कहते हैं लेकिन इसको एम्पैरसेंट कहते हैं ज़्यादातर, और टेक्निकल इसका नेम ये है। फिर उसका लेस देन सिंबल, फिर बैक स्लैश आ गया और ये अंडरस्कोर। ये तमाम के तमाम हमारे पास मुख्तलिफ करैक्टर सेट के सिंबल्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बेसिक लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड्स। कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन बेसिक लैंग्वेज दैट हैज़ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस कि कीवर्ड हमारे पास बेसिक लैंग्वेज का एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा वर्ड है जिसका पहले से ही मकसद और मतलब बयान किया होता है। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज कि इस लैंग्वेज जिसने इस लैंग्वेज को बनाया है वही कीवर्ड का मतलब और मकसद बयान करता है। यूज़र यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं कर सकता और ना ही उसको चेंज कर सकता है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रीडिफाइंड बाय द यूज़र कि ये जो कीवर्ड होगा या जो भी कीवर्ड हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको ना तो यूज़र चेंज कर सकता है और ना ही रीडिफाइन कर सकता है। चेंज करने से मुराद कि हम उसकी जगह पे कोई और लिख दें, या फिर रीडिफाइन करने से मुराद ये है कि उसका जो मतलब है और मकसद है उसको हम चेंज कर दें। तो यूज़र कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपर कर सकता है। और डेवलपर ने जो एक दफ़ा उस कीवर्ड को लेते हुए इस्तेमाल लिख दिया, हम उसी को पूरी की पूरी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करने
की एबिलिटी रखते हैं, उसको ना चेंज कर सकते हैं ना ही रीडिफाइन कर सकते हैं। कीवर्ड कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट इज़ डिफाइंड, कि जो कीवर्ड है उसको हम उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिस मकसद के लिए उसको डिफाइन किया गया है। कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व्ड वर्ड्स, कीवर्ड्स को हम रिजर्व्ड वर्ड का नाम भी देते हैं। रिजर्व्ड मतलब भी होता है कि मखसूस करना, कि किसी एक ख़ास चीज़ के लिए इसको मखसूस कर दिया गया है, उसी के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंड, गो टू, प्रिंट, डिम, पी सेट, etc। अब ये तमाम के तमाम कीवर्ड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। एंड अगर हम देखें तो एंड, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि एंड ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं कीवर्ड। गो टू मतलब जाना, कि इस लाइन से इस लाइन नंबर तक चले जाओ। प्रिंट का मतलब क्या होता था कि जो भी ऊपर प्रोग्राम के अंदर हमने कैलकुलेशंस की हैं उसका रिज़ल्ट शो करवाना। डिम हमारे पास एरे को भी शो करता है, यहाँ पे डायमेंशन को भी शो करता है। तो मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें हैं जो कीवर्ड्स होते हैं जिनके मतलब डिफ़ाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स। A quantity whose values can be changed during program execution is called variable। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान बदल जाती है उसको हम नाम देते हैं वेरिएबल का। इट इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल, ये किसी भी मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल का नाम होता है। It is used to store programs input data and its computational result during execution, कि ये किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो डाटा हम स्टोर करते हैं, जिसको हम इनपुट करवाते हैं, उसको स्टोर करने के लिए, और उसके बाद उस स्टोर किए डाटा के ऊपर जब कोई भी हमारे पास ऑपरेशन होता है, चाहे वो मैथमेटिकल हो, चाहे अरिथमेटिक हो, लॉजिकल हो, या जो भी हो, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है एग्जीक्यूशन के दौरान उसको भी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स, ए, बी, सम, सब, etc। ये तमाम के तमाम हमारे पास वेरिएबल्स की एग्जांपल्स हैं। अब इनके अंदर हमारे पास हम क्या करते हैं कि अगर हम वेरिएबल को देखें तो वेरिएबल्स जब भी हम बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है मार्क्स, तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाएगा कि वेरिएबल का नाम रखना हमारे पास क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिक्लेयर करना है। लेकिन जब हम इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो इनिशियलाइजेशन हो जाएगा कि वेरिएबल को हमने शुरू कर दिया, उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी है। तो जब हम वेरिएबल को बनाते हैं तो वो रैम के अंदर बनता है, और रैम हमें पता है कि टेम्परेरी मेमोरी होती है। यही वजह है कि जो भी डाटा रैम के अंदर स्टोर किया जाता है वो भी टेम्परेरी होता है, यानी कि जो वेरिएबल्स हम रैम के अंदर बनाते हैं और जो वैल्यूज़ हम उनके अंदर स्टोर करवाते हैं वो तमाम के तमाम आर्जी तौर पर होते हैं, यानी कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ जब तक प्रोग्राम की प्रोसेसिंग होती रहेगी उनको तब तक इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो जो डाटा होता है वेरिएबल का वो जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है वो रैम में से ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन बेसिक लैंग्वेज, कि हमारे पास वेरिएबल्स की टाइप्स कितनी है बेसिक लैंग्वेज के अंदर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन बेसिक लैंग्वेज, के बेसिक लैंग्वेज के अंदर 2 हमारे पास मेजर टाइप्स हैं वेरिएबल्स की। नंबर 1 न्यूमेरिक वेरिएबल्स, नंबर 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अब जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इन वेरिएबल्स के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हम न्यूमेरिक डाटा ही स्टोर करते हैं। जबकि जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग जो भी डाटा हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं उसको हम नाम देते हैं स्ट्रिंग का। ठीक हो गया। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हो कि जो भी हम यहाँ पे डेफिनेशंस मैं लिख रहा हूँ वो डबल कोटेशन के अंदर होती हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रिंग होती है। लेकिन उसकी भी हमारे पास एक आप कह लो कि इतने अमाउंट तक हम कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो अमाउंट भी फिक्स की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक, के बेसिक लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स को नाम देने के असूल क्या क्या हैं वो उसके बारे में हमने आज बात करनी है।
ईच वेरिएबल इन बेसिक प्रोग्राम मस्ट हैव अ यूनिक नेम, कि हर जो वेरिएबल जो हम बेसिक लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर होते हैं उनका एक ख़ास नाम होना चाहिए। ख़ास नाम से मुराद ये है कि जितने भी हम दूसरे वेरिएबल्स उसके अंदर डिक्लेयर करते हैं उन तमाम के नाम उस वेरिएबल से मुख्तलिफ होने चाहिए, यानी कि हर वेरिएबल का नाम दूसरे वेरिएबल से मुख्तलिफ होना चाहिए। द वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रीडेबल, कि जो वेरिएबल का नाम है वो उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए और वो पढ़ने के काबिल होना चाहिए। इट हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द वेरिएबल, ये यूज़र को इस काबिल बना सके या उसके लिए मददगार साबित बन सके कि उस वेरिएबल का एक ख़ास मकसद है जिसको वो समझ सके, यानी कि इसका नाम ही ऐसा होना चाहिए वेरिएबल का जिससे उसका मकसद बयान हो सके और यूज़र उसको बआसानी समझ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ वेरिएबल स्टोर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट शुड बी मार्क्स, कि एक ऐसा वेरिएबल जो किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कर रहा है तो उसका नाम मार्क्स होना चाहिए, जिससे हमें पहचानना, जानना, समझना आसान हो जाए कि इसके अंदर किस तरह का डाटा होगा। द वेरिएबल नेम इज़ यूज टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड इन इट, अब जो वेरिएबल का नाम होता है वो हमें क्या करता है कि जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर की गई होती है उस तक रसाई हासिल करने में मददगार साबित होता है, या उसके अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है उसको रसाई हमें देता है। अ वेरिएबल नेम मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेटर्स, कि जो एक वेरिएबल का नाम होता है वो एक या एक से ज़्यादा लेटर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। जिस तरह के लास्ट हमने जब वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ी तो वहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने मार्क्स लिखा, तो मार्क्स MARKS, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा हरूफ थे, फिर A वहाँ पे सिंगल था, फिर B वहाँ पे भी सिंगल नाम था, वर्ड था, फिर उसके बाद हमने किया जी सम, उसके अंदर 3 लेटर्स आ गए, फिर सब लिखा तो उसके अंदर हमारे पास भी क्या कहते हैं 3 लेटर्स आ गए। तो ये डिपेंड करता है कि यूज़र पे कि वो उसको अपनी आसानी के लिए किस तरह से नाम देना चाहता है और कैसे नाम दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक आर एज फॉलोज, कि कुछ कवानीन हैं जो बेसिक लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं वेरिएबल्स को नाम देने के लिए। नंबर 1, अ वेरिएबल नेम मे कंसिस्ट ऑफ अप टू 40 करैक्टर्स, कि जो वेरिएबल का नाम होता है वो मैक्सिमम 40 करैक्टर्स तक हो सकता है। A variable name may include लोअर केस और अपर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड डेसिमल पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 2 के अंदर बताया गया कि जो वेरिएबल का नाम हम रखते हैं उसके अंदर लोअर केस लेटर यानी कि छोटी ABC भी आ सकती है, बड़ी ABC भी आ सकती है, डिजिट्स यानी कि 0 से लेकर 9 तक हम भी यूज़ करते हैं और डेसिमल पॉइंट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3 है द फर्स्ट करैक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी लेटर, लेकिन जो पहला करैक्टर होगा वेरिएबल के नाम का वो लाजमन तौर पर एक लेटर होना चाहिए। द कीवर्ड यूज इन बेसिक लैंग्वेज कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स, कि जो कीवर्ड्स हम बेसिक लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं जिस तरह कि हमने कहा प्रिंट हो गया, ये तमाम के तमाम जो कीवर्ड्स हैं इनको हम वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनका प्री डिफाइंड पर्पस है, इनका प्री डिफाइंड मीनिंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल होता है जिस काम के लिए इनको बनाया गया है, इनको डेवलपर ने क्रिएट किया गया। नंबर 5 है जी ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम्स, कि जो ब्लैंक स्पेसेस खाली जगह हैं वो वेरिएबल के नाम के अंदर उनकी कोई जगह नहीं है। हम वेरिएबल का जब भी नाम लिखना हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे, उसके अंदर हमने अगर 40 करैक्टर्स भी लिखने हैं तो 40 करैक्टर तक कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, हम स्पेस के बगैर ही सारा का सारा नाम लिखेंगे। नंबर 6 द लास्ट करैक्टर ऑफ द वेरिएबल मे बी स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर दैट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वेरिएबल्स, कि जो लास्ट करैक्टर होगा वेरिएबल का वो कोई ख़ास टाइप की डिक्लेरेशन करैक्टर भी हो सकता है जिससे हमें ये पता चले कि वेरिएबल किस किस्म का। फॉर एग्जांपल द परसेंट सिंबल इज़ यूज्ड विद इंटीजर वेरिएबल सच एज मार्क्स परसेंटेज, कि जो परसेंटेज का सिंबल होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, यानी कि वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स के। द वेरिएबल इज़ कंसिडर्ड टू बी रियल टाइप इफ़ टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट स्पेसिफाइड, अगर वहाँ पे हम ये नहीं बताते कि वेरिएबल की टाइप कौन सी है तो जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट के तौर पर जो वेरिएबल होगा वो रियल टाइप ही होगा, वो कोई और नहीं होगा। लेकिन अगर हमने वहाँ पे परसेंटेज सिंबल लगा दिया है तो वो हमारे पास इंटीजर टाइप का सिंबल बन जाएगा।
थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।